वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें एचपी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे हिंदी के लिए, तो उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप समय रहते उन्हें भी देख सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा कुछ पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण ई बुक्स निकाली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स निकाले हुए हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो एक बार इनको देखकर या वीडियो को पॉज कर कर इन नोट्स को ले सकता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें रहेंगी आपकी पीजीटी हिंदी के लिए। ठीक है, तो ध्यान से एक बार इनको देखिएगा आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं पीजीटी हिंदी के लिए। साथ में यहाँ पर देखिए जो व्याकरण के नोट्स हैं, ये सिर्फ पीजीटी हिंदी तक सीमित नहीं है, अपितु अगर आप लोग पीजीटी किसी भी विषय से देने जा रहे हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ये। हिंदी व्याकरण के हस्तलिखित नोट्स हैं, ये आपको हार्ड कॉपी में भी मिलेंगे और सॉफ्ट कॉपी में भी। सॉफ्ट कॉपी में आपको प्राइस यही रहेगा, हार्ड कॉपी में आपको व्हाट्सएप करके बता देंगे अगर आपको ये परचेज करने होंगे तो। बाकी यहाँ पर देखिए एलटी टेट के लिए अगर कोई आपके नियर डियर हो जो तैयारी करना चाहता है एलटी टेट जून 2024 के लिए, तो आप उन्हें हमारा ये प्लेटफॉर्म रेकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी 3 महीने में एलटी टेट की। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है आपकी जेब को ध्यान में रखकर। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और इसकी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ। हमारा जो लेक्चर है आज, तो इसमें पूछा गया है भक्ति काल के किस कवि ने बरबे नायिका भेद लिखा। नामिका नहीं होगा यहाँ पर, बरबे नायिका, भाई बरबे नायिका भेद किसकी है ये। पहले तो ध्यान रखना है ये जो भक्ति काल से संबंधित रचना है। विकल्प में रहीम, रसखान, नंददास और कृष्णदास है, कौन सा सही होगा। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, रहीम दास के द्वारा भक्ति काल के अंतर्गत बरबे नायिका भेद लिखी गई थी। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। इसके साथ साथ और तथ्य आपको बता देता हूँ, जैसे कि मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, यह भी इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, ये रस खान की प्रमुख रचनाएं होंगी। इनका ध्यान रखना है, ये पूछी जा सकती हैं आपको परीक्षा में। अगले प्रश्न का उत्तर दिख गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है। तो जो उत्तर रामचरित का प्रधान रस होगा तो ये होगा करुण रस। विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा, करुण रस उत्तर रामचरित का प्रधान रस होगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है, तो ये भवभूति की रचना होगी। भवभूति का ये नाटक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। जो ये वीडियो का पीडीएफ है ये आपको पेड मेंबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। उर्दू आगत शब्द है, तो बताना है उर्दू किस भाषा से आया हुआ शब्द है। ये भी अक्सर परीक्षा में रिपीट होता है। तो जो उर्दू है ये आया है आपकी तुर्की भाषा से। विकल्प 4 यहां पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या पूछा गया आपसे, तो इसमें पूछा गया है एक में उपसर्ग का प्रयोग है। यहां पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक में उपसर्ग का प्रयोग है, तो वो बताना है कि कौन सा वो है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जो विकल्प 4 है कुढंग, कुढंग में इसमें है कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, कु उपसर्ग का, तो डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। अलंकार ग्रंथ नहीं है ये बताना है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, 50 प्रश्न इस वीडियो में आपके समक्ष लाया हूं, तो सीधे सीधे उनके उत्तर दे दूंगा आपको। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा अंग दर्पण। जो अंग दर्पण है इसमें अलंकार नहीं ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। जो भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, इन तीनों ग्रंथों में ही अलंकारों का अधिक प्रयोग देखने के लिए मिलता है, बाकियों में नहीं मिलता है। जैसे कि जो पूछा जा सकता है परीक्षा में, अंग दर्पण ये किसकी रचना है, तो अंग दर्पण हो जाएगी आपकी रसलीन की रचना।
बाकी जो भाषा भूषण है ये जसवंत सिंह की रचना है, और जो अपनी शिवराज भूषण है ये भूषण की रचना है। ललित ललाम ये मती राम की रचना है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 6, यथाशक्ति में समास है, तो बताना है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो जो यथाशक्ति में समास होगा अव्ययी भाव समास, विकल्प ए यहां से ही होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अव्ययी भाव समास क्या है, क्या इसकी परिभाषा होगी। जिस समास का पहला पद अव्ययी हो उसको उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन रहे हैं ये बताना है। तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं रामविलास शर्मा, उसके पश्चात डॉक्टर नामवर सिंह का नाम भी आता है, इसलिए 3 यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बकलम खुद, छायावाद, हिंदी कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान आदि नामवर सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे कि बकलम खुद, कविता के नए प्रतिमान, ये दोनों ही इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति मानी जाती है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न है 8, इसमें आपसे पूछा गया है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। पहले तो ध्यान रखिए जो निस्सहाय हिंदू है ये उपन्यास विधा की रचना है। अगर पूछा जाएगा किसकी ये रचना हो जाएगी, तो ये राधा कृष्ण दास की रचना हो जाएगी। किसकी, राधा कृष्ण दास की। विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके पश्चात पद्मावती, महाराणा प्रताप, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक वाक्य शुद्ध है उसका हमने यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सीधे देखिए, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, तो जो सही विकल्प है विकल्प ए ही होगा। अगला प्रश्न है 10, इसमें पूछा गया शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये बताना है। तो जो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती, तो वो होगी आपकी विकल्प 2 सिंधी। बाकी गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ये तीनों ही शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। जो सिंधी भाषा, ये इसका विकास किससे हुआ है, ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे। देखिए ध्यान से देखते हो तो एक प्रश्न से ही आपके 4 प्रश्न निकल जाते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने हमारे चैनल के नाम से एक कॉपी बनाई होगी, उसमें जो जो चीज़ें हम आपको महत्वपूर्ण कहते हैं, जो जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, उन्हें आप नोट करते ही होंगे। हाँ, एक और बात आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपने देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप हमारे ही चैनल के साथ जुड़िए, आप किसी भी चैनल के साथ जुड़िए, बस उसी से सीमित चीज़ें देखते रहे, अपने नोटबुक को देखते रहें, अपनी बुक को देखते रहे। अधिक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करने हैं, अगर करे भी हैं तो अधिक चैनल नहीं देखने हैं। बताऊं क्या होता है, उससे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है, समय का आपके पास अभाव रहता है। अगर अधिक चैनलों के साथ जुड़ेंगे, उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, समय भी अधिक लेते हैं। तो अगर आप एक ही चैनल को फॉलो करोगे तो वो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें करवा देगा। ऐसा नहीं करना है कि 10 चैनलों को आप एक एक बार देखते रहते हैं, इससे आपको फायदा नहीं होता है। एक चैनल को आप 10 बार देखिए, इससे आपको अधिक फायदा मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। वैसे ही तो बोलते हैं एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना है। मैं जो कह रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए, इसके पश्चात पूछा गया है नैनों की नीलम की घाटी किस रसधन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पा जाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस स्वर से ली गई हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये पंक्तियां हैं ये किस रचना से ली गई हैं, कामायनी से। एक बार फिर से देखिए,
नैनों की नीलम की घाटी किस रसधन से छा जाती हो, वह कौंद कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी कामायनी लज्जा सर्ग से। कामायनी की तो ये पंक्तियां हैं, ये तो ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे सीधे कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। तो ये कामायनी से ली गई हैं। काफी महत्वपूर्ण है, नए पाठ्यक्रम में हमें कामायनी लगी हुई है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके, हाँ ये प्रश्न आपको छोड़ देता हूं, आपने बताना है कि जो कामायनी है इसमें कुल कितने सर्ग हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल गया कि जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और कामायनी के ये लज्जा सर्ग से लिया गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग हैं। ये सेट में पूछा गया प्रश्न है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होगा। पहला सर्ग है इसका चिंता, और अंतिम सर्ग है आनंद। ये भी पूछा गया है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है और अंतिम कौन सा है। और ये भी पूछा गया है कि निम्न कामायनी के निम्न सर्गों को क्रम से लगाइए। तो इस प्रकार से ये क्रम होगा, क्रम इसका देखिए। इसकी एक ट्रिक है, चिंता ने आशा के साथ श्रद्धा से किया काम, वासना को आई लज्जा, कर्म को हुई ईर्षा, ईरा के स्वप्न में संघर्ष और निर्वेद के दर्शन, रहस्य और आनंद के साथ हुए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हो। हमने भी इसी ट्रिक से इसे याद किया है, और परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होता है ये ट्रिक। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, छोटी हल्की घोल और किनारेदार वाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें अपेक्षित है देखिए। छोटी, हल्की, घोल और गोल होगा यहाँ, घोल और किनारेदार वाली दिखाओ, क्या क्या अपेक्षित चीजें हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या अपेक्षित है। पहले तो यहाँ पर 3 अल्प विराम का प्रयोग होगा। छोटी, हल्की, गोल, घोल नहीं, गोल किनारेदार वाली दिखाओ, वस्तु दिखाओ। तो एक यहाँ पर पहले 3 अल्प विराम का प्रयोग होगा, और फिर एक पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये चीजें रहेंगी आपके लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी में जो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, निराला माने जाते हैं। सीधा सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निराला का जन्म कब हुआ था? तो निराला का जन्म जो माना जाता है सरमत के अनुसार, तो ये 1899 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होगा ये। और निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, ये चारों ही छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। और जो मुक्त छंद है, इन्होंने मुक्त छंद की स्थापना की थी, और अपनी जो सरोज स्मृति हो गई इनकी, राम की शक्ति पूजा, ये सारी चीजें इन्होंने मुक्त छंद में ही लिखी है। ये भी ध्यान रखने की बात है। देखिए, निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख काव्यात्मक रचनाएं हैं। अगला क्या प्रश्न है? 14। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? रत्नाक जोपकम कथा पुस्तक के लेखक कौन है, या किससे संबंधित है ये पुस्तक? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा। रत्नाकर जोपपम कथा, रत्नाकर जोपपम 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 कथा, इस तरह की पुस्तकें भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। रत्नाकर जोपपम कथा पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है, किससे संबंधित है ये? तो जो ये संबंधित होगी आपकी वज्रयानी सिद्धों से संबंधित होगी। 2 सही होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर सही लिखा गया है, रत्नाकर जोपपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। वज्रयान में मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया है। वज्रयान ये काफी महत्वपूर्ण था। जो वज्रयान है ये सिद्धों से संबंधित है। जो वज्रयान से ही सिद्ध भी निकले हैं और नाथ भी निकले हैं। आपके लिए प्रश्न ये छोड़ता हूं, आपने बताना है कि वज्रयान में सिद्धों की संख्या कितनी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 15, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो जो निश्चय शब्द है इसमें विसर्ग संधि होगी। सही विकल्प यहाँ पर 4 होगा।
इसकी जो देखिए विसर्ग किस प्रकार से, विसर्ग के साथ साथ व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। इस प्रकार से ये व्यंजन का निर्माण, निश्चय का निर्माण होगा। निश्चय में जो विसर्ग संधि लगी है इस तरह से इसका मेल होता है, ये ध्यान रखना है। निह धन चय, निश्चय इस तरह से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 16, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। बताना है कि मरने के लिए तैयार होना ये कौन से वाक्य विकल्प के साथ सुमेलित होता है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। सिर पर कफन बांध लेना, मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर पर कफन बांध लेना। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया, सैनिक युद्ध में सिर पर कफन बांधकर जाते हैं। अगला प्रश्न है 17, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। कौन सा वाक्य है वो। लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो यहाँ पर जो एक वाक्य का प्रयोग किया गया है तो वो किया गया है विकल्प 2 में, लड़के ने कहा। अगला जो प्रश्न है, दश कुमार चरित के रचनाकार कौन है। तो इसका सही विकल्प बताना है आपने। तो जो दश कुमार चरित है ये किसके द्वारा लिखी गई है, दंडी के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में पूछी जा सकती है ये। थोड़ी सी इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या भी देख लेते हैं। दश कुमार चरित के रचनाकार आचार्य दंडी हैं। दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्यादर्श और दश कुमार चरित इनकी प्रमुख रचना है। हम तो ज्यादातर पढ़ते हैं काव्यादर्श को, परंतु दश कुमार चरित भी इनकी रचना है। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एवं रघुवंशम आदि कालिदास की प्रमुख रचना है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछी जा सकती है परीक्षा में आपको। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये याद रखना है। अगला जो प्रश्न है 19, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये होंगी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र, ये कहानी संग्रह एवं मुकुल और त्रिधारा इनकी कविता संग्रह है, ये ध्यान रखना है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र ये कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल और त्रिधारा ये कविता संग्रह होंगी, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न क्या है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, सिधारे कर पे मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है दू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियां इनमें किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है। तो यहां पर जो सही विकल्प होगा मोह संचारी भाव का। किसका, मोह का। विकल्प ए यहां सही होगा। प्रस्तुत पंक्ति में स्मृति संचारी का, प्रस्तुत पंक्ति में स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। इन्होंने एक दिया है, एक तो नहीं है। स्मृति तो विकल्प 2 होगा, ये मोह नहीं, विकल्प 2। स्मृति संचारी भाव का उल्लेख हुआ है, तो ये है यहाँ पर इन्होंने विकल्प दिया हुआ। स्थायी भाव के सहायक भाव को संचारी भाव कहा जाता है, या जो स्थायी भाव को संचार करने में उत्सुक करवाता है उसे ही संचारी भाव कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपको, स्थायी भाव के सहायक को क्या कहा जाता है, तो संचारी भाव कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपने। इससे इसी के साथ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है संचारी भावों की संख्या। फिर अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एक तरफ रचना दी गई है और यहाँ पर रचनाकार, तो इन दोनों का मिलान करना है, कौन सा सही होगा। तो देखिए, जुलूस, जुलूस रुका है, ये किसकी रचना बताई गई है, तो ये विवेकी राय की है, तो ये गलत होगा। नहीं, ये ठीक है, जुलूस रुका है विवेकी राय की रचना है। शिखरों के सेतु,
शिखरों शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की कृति बताई गई है, ये भी ठीक है। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र की रचना है, ये भी सही है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल की रचना बताया गया है, तो ये गलत होगा। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना, ये ध्यान रखना आपने। सदाचार का ताबीज ये निबंध है हरिशंकर परसाई का, और ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है, ये भी ध्यान रखना। अंगद का पांव यहाँ से वहां खबरों की जुगाली आदि श्रीलाल शुक्ल की ये निबंध है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है अंगद का पांव, अंगद का पांव यहाँ से वहां खबरों की जुगाली आदि श्रीलाल शुक्ल के निबंध है, ये ध्यान रखना है, निबंध है ये। कान पर जूं रेंगना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? यह बिल्कुल ध्यान ना देना। अगला प्रश्न क्या है? तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो जो तांबे के कीड़े है ये होगा भुवनेश्वर प्रसाद की रचना, विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, इसका तो सही होगा विकल्प 2, भुवनेश्वर प्रसाद की रचना हो जाएगी तांबे के कीड़े। अगला प्रश्न क्या है? आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है यहाँ पर? यहाँ पर अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। आपने क्या कहा सो मैंने सुना नहीं, तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, दूसरा एक पूर्ण विराम आएगा। पूर्ण विराम ये होगा, आपने क्या कहा सो मैंने सुना नहीं। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला, छायावाद के संबंध में ये कथन किसने कहा? तो जो ये कहा गया था कथन, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, संबत 1631 करूं कथा हरिपद धरी सीसा, उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत मिलता है? तो यहां जो सही विकल्प होगा रामचरितमानस, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 27, एक तत्सम शब्द है, कौन सा एक तत्सम शब्द है ये बताना है। तो जो सही विकल्प होगा डाकिनी, ये एक तत्सम शब्द होगा, डाकिनी। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है? तो जो 28 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प 2, जगत विहाम, विकल्प 2 सही होगा यहाँ। फिर अगले प्रश्न को देखिए, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये किसने कहा ये कथन? तो ये बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया था, डॉक्टर बच्चन सिंह। एक बर्तनी शुद्ध है, तो वो बताना है कौन सी है शुद्ध। ये उत्तर तो आपको दिख गया होगा, कोई बात नहीं। तो जो अनानास है ये शुद्ध होगा, बाकी सारे गलत होंगे। विष्णु प्रभाकर कृत अवारा मसीहा क्या है? ये आपको नए पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ना, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सभी से मुझे आशा है कि ये सही देंगे आप उत्तर, अगर आप लगा रहे होंगे उत्तर तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जीवनी साहित्य। जो अवारा मसीहा है ये किसकी जीवनी है? तो ये हो जाएगी आपकी शरचंद्र की जीवनी, और किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो जो संथाली भाषा है ये ऑस्ट्रिक परिवार से निकली हुई भाषा है, विकल्प 3 यहां पर सही होगा। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ताइवान, मैरीटाइम, साउथ ईस्ट,
एशिया, द पैसिफिक आइलैंड्स और मेडागास्कर में बोली जाने वाली भाषाएं हैं और ऑस्ट्रेलियन भाषाएं इसमें शामिल हैं। इसमें संथाली भी है, इसका भी ध्यान रखना आपने। फिर देखिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको व्याख्या और भी दे देता हूँ। कई बार जैसे ऑस्ट्रिक परिवार की जगह लिखा होता है ऑस्ट्रो एशियाई, तो वो भी सही हो जाएगा। इसमें और तथ्य इस प्रकार से होंगे कि संथाली और खासी, संथाली और खासी जो कि अधिकतर मेघालय में बोली जाती है, ये भारत की ऐसी भाषाएं हैं जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो ग्रीक में दक्षिण को व्यक्त करता है, इसलिए ऑस्ट्रो एशियाई नाम इसका रखा गया है। इस परिवार से संबंधित भाषाएं ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाई परिवार में कुल 168 भाषाएं हैं। कितनी? 168। उन्हें आगे दो भाषाओं में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया मोन खमेर, इसमें 147 है। दूसरा मुंडा, इसमें 21 भाषाएं हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य मुझे लगा, इसलिए आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो जो भ्रूण हत्या निबंध है, ये ध्यान रखना निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक कौन होंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके महादेवी वर्मा, सी सही विकल्प होगा। श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था तथा संकल्पिता आदि इनके अन्य निबंध है। ये श्रृंखला की कड़ियां और संकल्पिता ये अक्सर पूछे जाते हैं, किसके निबंध संग्रह हैं? महादेवी वर्मा के। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना और उसके रचनाकार उसे व्यवस्थित तरीके से या विधा से सुमेलित नहीं है? तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है उसे हम देख लेते हैं। ऋण जल और धन जल, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है, बिल्कुल सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा की है, ये भी सही है। अवारा मसीहा, ये ऊपर ही देखा जीवनी विधा की रचना। जूठन, ये आत्मकथा है ना कि संस्मरण है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो जूठन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा है। अवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर रचित है जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा है। डिंजर धलजल धंजल ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है, निपोर्टाज नहीं रिपोर्टाज। इस जो मैंने ये लिया है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं, इसका ध्यान रखिए आप, रिपोर्टाज होगा। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, ये कथन किसने कहा? तो जो ये कथन कहा गया था, ये कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी पीजीटी की परीक्षा के लिए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपकी परीक्षा हेतु। तो जो 36 का सही विकल्प होगा अनुष्ठान कहा जाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, इसे अनुष्ठान कहा जाता है। शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा क्या है? ये पहले तो ध्यान रखना है, ये आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है? शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा, ये है ये आत्मकथा। परिचय, नीरव, हिमारी, परिक्रमा, वृंत और विकास आदि इनकी प्रमुख रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, ये क्या कौन सा होगा इनका उपन्यास? तो इनका उपन्यास कौन सा है? कसब। बाकी आगे क्या है? ये उपन्यास है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखने आपने। कसब, मनोहर श्याम जोशी, दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतस व्यंजन कौन से हैं? तो जो अंतस व्यंजन होते हैं ये होते हैं य र ल ब, ये विकल्प 4। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुर्राय नैना बनाए बतियां, ये पंक्तियां किसकी होंगी? तो जो ये पंक्तियां होंगी आपकी अमीर खुसरो की पंक्तियां होंगी, काफी महत्वपूर्ण रहेंगी परीक्षा हेतु। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ये होगा नियत। भाग्य का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 नियत। अगला प्रश्न है, 19 वीं सदी के महान कवि कौन थे? तो जो 19वीं सदी के महान कवि कौन थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 नियत।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न उपन्यास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं होगा विकल्प 4 अब्दुल्ला दीवाना, ये शंकर शेष की रचना नहीं है। बाकी झिनी झिनी बिनी चदरिया अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की रचना है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल की रचना है। मयादास की मारी भीष्म सहानी की रचना है। तो सही जो विकल्प होगा 4 होगा। अगला प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो जो यहाँ पर उचित प्रतीत नहीं होता वो होगा विकल्प 3 संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत होगा। बाकी यहाँ पर 3 विकल्प हैं, ये सही होंगे। फूल मरे पै मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो 44 का जो सही विकल्प होगा, जायसी की ये पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी पीएचडी की परीक्षा के लिए। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? मुमूर्षा, मूर्षु। जो मर 45 का, हाँ 2 सही होगा, मुमूर्षु। मुमूर्षा नहीं, मुमूर्षु। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा एक वाक्य यहाँ पर शुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, ये शुद्ध होगा, विकल्प 4। अगला प्रश्न देखिए, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा है ये बताना है। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सही होगा चा चा, ये च हमारे तालव्य से निकलता है, तो चा चा ध्वनिया। अगला प्रश्न देखिए, इस बोली में कर्ता कारक को विभक्त, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं करता, किस बोली में बताना है वो। तो ये होगा आपका अवधि में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठार किस विधा की रचना है? तो 49 का जो सही विकल्प हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो ये है पूरब। अगला प्रश्न देखिए, शेखर जोशी की कहानी है, कौन सी है शेखर जोशी की कहानी? मेरा पहाड़। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है। पंचलाइट रेणु की रचना है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की रचना है। महुए का पेड़ मार्कंडेय की रचना है। इस प्रकार आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने टोटल 51 प्रश्नों को डिस्कस किया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान पूर्वक इनको देखना है। जो जो चीजें महत्वपूर्ण आपको बताई मैंने, उनको आपने नोट करते रहना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं।